हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ HBsAg, दैट इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हम यहाँ पे देखेंगे जो हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन हमने बनाया है। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाया जा रहा है। तो अभी जब बनके रेडी हो गया है तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये बन के रेडी हो गया है। अब आपको इसे बाहर निकालना है, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बाहर निकालने की प्रोसेस होती है उसको प्योरिफिकेशन बोला जाता है, क्योंकि आप प्योर कर रहे हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को। और ये जब मटेरियल आपका बनकर रेडी हो गया है, जब इसको मार्केट्स में भेजते हैं, इसकी प्योरिटी चेक करते हैं, कंटेमिनेशन के लिए चेक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो चलिए देखते हैं कैसे प्योरिफिकेशन होता है। सेल हार्वेस्ट, सबसे पहला है सेल हार्वेस्ट करना। जब आपने एक बार कल्चर मीडिया है, यहाँ पे सेल्स को अपनी ग्रो करा रखा है, जिनके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अंदर ये प्रेजेंट है। तो अब आपको क्या करना है, इस मीडिया से आपको अपनी सेल्स बाहर निकालनी है, क्योंकि इसमें तो मीडिया और सेल्स सब कुछ प्रेजेंट है। तो आप क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद लेते हैं और अपने सेल्स को ले लेते हैं बाहर। सेंट्रीफ्यूज जब आप करवाते हैं तो सेल्स एक पेलेट फॉर्म में नीचे बैठ जाती हैं एक ट्यूब में, और सुपरनेटेंट जो होता है लिक्विड पार्ट वो ऊपर रह जाता है। So the yeast cells are harvested from the fermentation culture. yeast cells को harvest किया जाता है and medium components removed from the cells. cells से जो मीडिया होता है उसको remove कर दिया जाता है and exchanged against a buffer appropriate for cell breakage. और उसके बाद में अब आपके पास में सिर्फ सेल्स बची हैं। अब आप क्या करते हैं, इसमें एक बफर का एडिशन करते हैं जो कि सेल्स को ब्रेक करे, क्योंकि आपका जो कंपोनेंट है, आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए वो सेल के अंदर है। तो जब तक ये सेल ब्रेक नहीं हो जाती आप यहाँ से अपना कंपोनेंट नहीं ले सकते। सेल ब्रेक हो जाएगी, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर आ जाएगा। तो सेल को ब्रेक करने के लिए बफर ऐड करेंगे। For large scale purposes, continuous centrifugation or tangential flow filtration are the preferred methods used. लार्ज स्केल पर्पजेस के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर टेंजेंशियल फ्लो फिल्ट्रेशन को यूज किया जा सकता है। अब आता है सेल डिसरप्शन। आपको सेल ब्रेक करनी है, लेकिन सेल को ब्रेक कैसे करेंगे। So the yeast cell wall, especially that of cells cultivated in methanol, वो cells जिनको कि मेथेनॉल में कल्टिवेटेड किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, is very robust, थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, मच मोर देन दी बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल से थोड़ा ज़्यादा हार्ड होती है। एंड हेंस ब्रेकिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज अ क्रिटिकल स्टेप फॉर सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट रिकवरी। क्योंकि अगर आपने ये सेल है, आपने इसको फोर्स लगाया ब्रेक करने के लिए, ये माना कि आपका जेनेटिक मटेरियल है अंदर, आपने इस पे फोर्स लगाया, सेल कुछ इस तरीके से ब्रेक हुई, एकदम से कह सकते हैं कि इसके टुकड़े, आपका जेनेटिक मटेरियल भी इसके अंदर था, वो भी क्रश हो गया। तो क्या आपको प्रोडक्ट की रिकवरी मिलेगी? प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो ब्रेकिंग करवा रहे हैं सेल की, वो इस तरीके से हो कि आपका जो अंदर मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, वो सेफ रहे। इसीलिए ये बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है। टू मैकेनिकल मेथड्स आर अप्लाइड फॉर ईस्ट सेल डिसरप्शन। मैकेनिकल मेथड्स को अप्लाई कर दिया जाता है ईस्ट की सेल को ब्रेक करने के लिए। इसमें ग्लास बीड मिल में ग्राइंडिंग भी की जा सकती है। Owing to the considerable energy input for cell disruption, efficient temperature control of the cell suspension और crude extract is necessary. सेल्स के डिसरप्शन के लिए अच्छी खासी एनर्जी लगती है, इसीलिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखा जाता है कि टेम्परेचर कंट्रोल और जो क्रूड एक्सट्रैक्ट के लिए जिस टेम्परेचर की ज़रूरत है वो मेंटेन रहे। क्योंकि आप पता चले इतनी एनर्जी लगा के आप सेल का डिसरप्शन भी करवा रहे हैं, लेकिन जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो टेम्परेचर की वजह से ही डिग्रेड हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इतनी एनर्जी लग रही है तो प्रोडक्ट की रिकवरी भी होनी चाहिए।
Although both techniques result in a crude extract suitable for further surface antigen purification and are being used for large-scale commercial production, the use of high-pressure homogenization offers some advantages compared to grinding. यहाँ पे बताया गया है कि जो मैकेनिकल मेथड्स हम यूज़ करते हैं सेल्स के डिसरप्शन के लिए, हालांकि वो सुटेबल हैं, सरफेस एंटीजन का उनसे प्योरिफिकेशन होता है, लेकिन एक प्रोसेस होती है ग्राइंडिंग की। ग्राइंडिंग में क्या है, सेल्स को ग्राइंड किया जाता है। इसकी जगह पे अगर होमोजेनाइजेशन का यूज़ करें तो ये थोड़ा सा एडवांटेजियस होता है, क्योंकि होमोजेनाइजर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके जो भी मॉलिक्यूल हैं उनको एक जैसा बना देता है। लेकिन ग्राइंडिंग में रहता है, रिस्क रहता है कि आपकी कोई सेल अगर प्रॉपर डिसरप्शन ना हुआ, क्रश हो गई, तो उसके साथ में आपका जेनेटिक मटेरियल भी क्रश हो जाना है। इसीलिए जो हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन होते हैं ये थोड़े एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये प्रेशर की मदद से सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं। अब आता है प्योरिफिकेशन। The development of a technical scale purification scheme yielding pharmaceutical quality surface antigen particles from yeast extract is challenging. टेक्निकल स्केल प्योरिफिकेशन स्कीम जो है जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट में आपको सरफेस एंटीजन मिले, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, बिकॉज ऑफ द लाइपोप्रोटीन नेचर ऑफ सरफेस एंटीजन पार्टिकल एंड द डाइवर्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्रूड सेल एक्सट्रैक्ट। होता क्या है, आपने सेल को ब्रेक किया, तो अब आपने अपने जेनेटिक मटेरियल को निकालने के लिए सेल को ब्रेक किया, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मिल गया। अब जो सेल ब्रेक हुई उसका भी तो पार्ट बचा रह गया, प्लस सेल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट थी अब वो भी बाहर आ गई, तो ये सारी इम्प्योरिटीज भी तो आ गई। अब इनको रिमूव करके अपना प्योर फॉर्म में एंटीजन लेना ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। सेल डिसरप्शन जनरेट्स अ क्रूड एक्सट्रैक्ट। सेल का डिसरप्शन होने से क्रूड एक्सट्रैक्ट जनरेट होता है, दैट इज अ हाईली हेट्रोजीनस इन कंपोजिशन। ये जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है ये हेट्रोजीनस नेचर का होता है। हेट्रोजीनस मतलब कि अभी जब सेल का ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं, साथ ही उसमें सेल के अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, सेल साइटोप्लाज्म है, जो भी चीज़ें सेल के अंदर होती है वो सारी भी आ गई। तो अब एक जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ सेल्स हैं या उसमें सिर्फ प्लाज्मिड है, उसमें बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, इसीलिए ये हेट्रोजीनस कंपोजिशन हो जाता है। इसमें होता है a low percent of or more less intact cells, a mass of cell debris of varying shape and sizes, as well as dissolved protein, carbohydrate, lipids and DNA। देखिए कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि सेल्स का कुछ पार्ट इंटैक्ट रह गया हो, जुड़ा हुआ रह गया हो, या फिर सेल डेब्रिस हैं जो सेल के अंदर से सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत अलग अलग शेप साइज की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा डिजॉल्व्ड प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड हैं, डीएनए हैं, ये सारी चीज़ें आके एक हेट्रोजीनस कंपोजिशन बनाती हैं, एक इम्प्योर फॉर्म बना देती हैं आपके प्रोडक्ट का। अब हम देखेंगे सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से किस तरीके से प्योरिफिकेशन किया जाता है। फॉर कमर्शियल वैक्सीन बेस्ड ऑन सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी एज द एक्सप्रेशन होस्ट, surface antigen purification process have been described in some detail. सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को अगर हम एक्सप्रेशन होस्ट की तरह यूज करते हैं, ईस्ट सेल को आप एक्सप्रेशन होस्ट की तरह अगर यूज करते हैं, तो प्योरिफिकेशन प्रोसेस को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। One of these purification schedules start with disruption of the yeast cells and antigen extraction in the presence of a detergent। क्या होता है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है ईस्ट सेल्स को किसी भी डिटर्जेंट की मदद से ब्रेक करके। यहाँ पे डिटर्जेंट अप्लाई किया गया, सेल वॉल ब्रेक हो गई। अब सेल के ब्रेक होने पे क्या करते हैं, फॉलोड बाय 2 प्रेसिपिटेशन स्टेप। सेंट्रीफ्यूज की मदद से आप इनको प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं। अब आपका जो सेल का डेब्रिस है, सेल्स का टूटा हुआ पार्ट, मतलब जो भी हैवी पार्ट है वो सारा, कोई भी अगर मैं एक ट्यूब बनाऊं यहाँ पे, तो आपने जो सेंट्रीफ्यूज कराया तो सेल का जो पार्ट होगा, जितना भी डेब्रिस है, जो डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो हैवी पार्ट है वो पैलेट बन जाएगा, और जो आपका जेनेटिक मटेरियल जो हल्का पार्ट है वो सुपरनेटेंट में आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं, डेब्रिस तो प्रेसिपिटेट हो गई, आपने सुपरनेटेंट कलेक्ट कर लिया।
अब डेब्रिस में ही इम्प्योरिटीज भी ज़्यादातर चली जाती हैं। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ द सुपरनेटेंट, अब जो आपका सुपरनेटेंट बना आप उसको फिर से सेंट्रीफ्यूज कराते हैं ताकि अगर कोई बची हुई इम्प्योरिटीज हैं तो वो भी चली जाएं, और उसके बाद में उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाते हैं जिससे कि सुपरनेटेंट एकदम से क्लीन और क्लियर हो जाए। Now the process volume is sufficiently reduced to allow the subsequent steps at a convenient volume. ये लगभग 10 लीटर के स्केल के लिए बनाया जाता है। This purification cascade uses Gill filtration and anion exchange chromatography. यहाँ पे Saccharomyces cerevisiae से प्योरिफिकेशन के लिए जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है। The reassembly step maximizes the intramolecular and intermolecular disulfide bonds of surface antigen within the lipoprotein particle. एक reassembly step होता है जो कि जो भी lipoprotein particles होते हैं surface antigen के अंदर, उनमें ये इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को बढ़ा देता है। इससे क्या होती है, जो आपके सरफेस एंटीजन के पार्टिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है और साथ ही साथ में उनकी इम्यूनोजेनिसिटी भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं एच पॉलीमार्फा से अगर आपको प्योरीफाई करना है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट तो कैसे करते हैं। फॉर एच पॉलीमार्फा बेस्ड प्रोडक्शन, a purification process has been described on the basis of 50 लीटर fermentation scale. यहाँ पे जो प्रोसेस बताई गई है वो 50 लीटर के फर्मेंटेशन के लिए बताई गई है। आफ्टर हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन ऑफ द ईस्ट सेल, ईस्ट सेल्स का हाई प्रेशर में होमोजेनाइजेशन किया जाता है। इससे क्या होता है, सेल वॉल ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट, द क्रूड सेल एक्सट्रैक्ट इज सब्जेक्टेड टू पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेसिपिटेशन। अब जो सेल एक्सट्रैक्ट बचा है उसका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से प्रेसिपिटेशन करवाया जाता है। सॉलिड लिक्विड फेज सेपरेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ कंटिन्यूअस हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। अब जो भी आपका मटेरियल बचा है उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर लिया जाता है। जो सॉलिड है, जो डेब्रिस है, इम्प्योरिटीज हैं, वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं और लिक्विड पोर्शन सुपरनेटेंट में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटेड सॉलिड हार्वेस्ट किया जाता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली जो प्रेसिपिटेट है वो निकल जाता है, अलाउइंग फॉर क्लोज्ड ऑपरेशंस थ्रू आउट द कंप्लीट प्योरिफिकेशन प्रोसेस। और पूरी प्योरिफिकेशन प्रोसेस में ये क्लोज्ड ऑपरेशन चलता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है, आपको सॉलिड को अलग से निकालने की, अलग से हार्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस क्लेरिफिकेशन और प्योरिफिकेशन स्टेप रिजल्ट्स इन अ ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ सेल डेब्रिस। अब ये जो क्लेरिफिकेशन के स्टेप्स हुए हैं इनसे सेल डेब्रिस बहुत कम हो जाती है एंड ईस्ट होस्ट सेल प्रोटीन, जो सेल ब्रेक होने से प्रोटीन, लिपिड वगैरह बचे हैं वो भी बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। The cleared supernatant is subsequently adsorbed to a silica gel matrix. अब क्या होता है, जो सुपरनेटेंट है इसको एडजॉर्ब कराया जाता है सिलिका जेल मैट्रिक्स पे। एडजॉर्ब क्या होता है, जैसे कोई भी पार्टिकल है इसके चारों तरफ एक कोई लेयर बन जाना, ये होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब ये पार्टिकल है इसने किसी भी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो एडजॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सिलिका जेल मैट्रिक्स पे एडजॉर्प्शन कराया, वॉशिंग हुई और इसको डिसॉल्व किया गया फिर पीएच और टेम्परेचर के शिफ्ट से। क्योंकि अब जब आपने सिलिका जेल पे इसको एडजॉर्ब करा दिया है तो अब ज़रूरी है कि इसको आप अलग भी तो करें, तो इसको अलग करने के लिए ज़रूरी होता है डिसॉर्प्शन करना। डिसॉर्प्शन की प्रोसेस से दोनों को अलग कर दिया जाता है। दिस इज फॉलोड बाई एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद में एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है in order to remove further host cell and process derived impurities। ये एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से और भी अगर कोई इम्प्योरिटीज बची हुई होती हैं, प्रोसेस डेराइव्ड इम्प्योरिटीज भी होती हैं, मतलब कि आप जब प्रोसेस कर रहे हैं प्योरिफिकेशन की उस दौरान कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो उनको भी रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे दिखाया गया है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है।
एच पॉलीमार्फा में अपस्ट्रीम प्रोसेस में आता है सीड फर्मेंटेशन और मेन फर्मेंटेशन। सीड फर्मेंटेशन का मतलब होता है जब आप थोड़ी सी सेल्स को डालते हैं फर्मेंटर में फर्मेंटेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, और मेन फर्मेंटेशन होता है जब वो थोड़ी सी सेल्स ग्रो कर जाती हैं और बहुत सारी सेल्स बना लेती हैं। ये हुआ अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो हमने पढ़ा, सेल को हार्वेस्ट करते हैं, सेल का डिसरप्शन कराते हैं, क्लेरिफिकेशन होता है, एडजॉर्प्शन कराया जाता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है, एंड फाइनली स्टेराइल फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है प्रोडक्ट का। अब देखते हैं पी पैस्टोरिस में किस तरीके से प्योरिफिकेशन करवाया जाता है। Large scale purification of hepatitis B surface antigen has been described for a P. pastoris based process at a 3000 liter fermentation scale। 3000 लीटर के फर्मेंटेशन स्केल के लिए इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है। आफ्टर डिसरप्शन ऑफ दी सेल्स इन अ ग्लास बीड मिल, सबसे पहले सेल्स को डिसरप्ट किया जाता है ग्लास बीड मिल में। देन द क्रूड एक्सट्रैक्ट वाज सप्लीमेंटेड विद थायोसाइनेट कंटेनिंग बफर। अब जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है इसको थायोसाइनेट कंटेनिंग बफर से सप्लीमेंट कराया जाता है, उसमें एडिशन किया जाता है थायोसाइनेट कंटेनिंग बफर का। इस बफर का क्या काम होता है, ये डाइसल्फाइड लिंकेज को बढ़ा देता है सरफेस एंटीजन में ताकि उसकी इम्यूनोजेनिसिटी बेहतर हो सके, एंड सब्जेक्टेड टू एसिड प्रेसिपिटेशन बाय शिफ्टिंग द पीएच फ्रॉम 8 to 4.5। और एसिड प्रेसिपिटेशन कराया जाता है यहाँ पर पीएच के शिफ्ट के द्वारा। पीएच को 8 से 4.5 तक लेके आया जाता है ताकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो सके। The precipitate was removed by centrifugation। प्रेसिपिटेट को सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। एंड द क्लेरिफाइड सुपरनेटेंट was subjected to batch adsorption। फिर जो सुपरनेटेंट बचता है उसको बैच एडजॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा उसको एडजॉर्ब कराया जाता है एट एसिडिक पीएच ऑन टू डाई एटमैसियस अर्थ मैट्रिक्स। डाई एटमॉसियस अर्थ क्या होती है, डायटम से बना हुआ होता है और एसिडिक पीएच पे यहाँ पे एडजॉर्प्शन कराया जाता है। The adsorbed surface antigen is eluted from the matrix at low ionic strength। अब जो adsorbed surface antigen है इसको मैट्रिक्स से निकालने के लिए लो आयनिक स्ट्रेंथ और बेसिक पीएच का यूज किया जाता है। Further purification of the surface antigen was performed by subsequent immunoaffinity, ion exchange and size exclusion chromatographies। अब इसके बाद में फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। अब इसमें कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो सकती है जैसे कि इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। The design and implementation of individual large-scale purification scheme essentially depend on the following। जो लार्ज स्केल प्योरिफिकेशन स्कीम है उसको डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द एक्सप्रेशन होस्ट। जो एक्सप्रेशन होस्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। जैसे कि एक सेल है, एक सेल के अंदर आपने एक अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, अब अगर रेप्लिकेट करके ये बहुत सारे अगर प्लाज्मिड बना ले रहा है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एक्सप्रेशन होस्ट की प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा प्रोडक्शन स्केल पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एंटीजन डोजेस पर प्रोडक्शन रन, कि एक बार प्रोडक्शन जब आप रन कर रहे हैं तो उसमें कितने एंटीजन के डोज आप बना ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जैसे कि द एफिशिएंसी ऑफ ईस्ट सेल डिसरप्शन। ईस्ट सेल को कितने अच्छे से आप ब्रेक कर पा रहे हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि इम्प्योरिटीज आ जा रही हैं। अगर अच्छे से ब्रेक कर रहे हैं तो ये भी यील्ड को बढ़ा देगा। द एफिशिएंसी ऑफ सरफेस एंटीजन एक्सट्रैक्शन, जो आप सरफेस एंटीजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। इसके अलावा द डिग्री ऑफ सरफेस एंटीजन डाइसल्फाइड लिंकेज। अभी हमने पढ़ा था
कि डाइसल्फाइड लिंकेज अगर बढ़ता है तो ये इम्यूनोजेनेसिटी को बढ़ा देता है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो अगर ये लिंकेज ज़्यादा है तब भी एक तरीके से एक अच्छा आपका प्योरिफिकेशन सिस्टम आपको मिलेगा। नेक्स्ट है स्टेप रिकवरी ऑफ प्योरिफिकेशन मेथड यूज। कौन कौन से प्योरिफिकेशन के लिए मेथड्स यूज किए गए हैं, क्या क्या स्टेप उसमें यूज किए गए हैं, एक ये भी लार्ज स्केल प्योरिफिकेशन के लिए बहुत बड़ा पॉइंट होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ होस्ट सेल डिराइव्ड इम्प्योरिटीज को प्योरीफाइंग विद सरफेस एंटीजन। जैसे कि होस्ट सेल की इम्प्योरिटीज हैं, जब आपने सुपरनेटेंट को प्योर किया तो उसके साथ में वो जो प्योरीफाई करने का स्टेप था उसमें ये भी प्योरीफाई होके आ गई, तो ये तो इम्प्योरिटी है और प्योरीफाई होके आपके सुपरनेटेंट में आ गई। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो ये एक ड्रॉबैक होगा और यहाँ पे यील्ड आपको अच्छी नहीं मिलेगी। एंड नेक्स्ट पैरामीटर है नेसेसिटी टू रिमूव प्रोसेस डिराइव्ड इम्प्योरिटीज। अगर पूरी प्रोसेस के दौरान किसी कारण से इम्प्योरिटी आ जाती हैं और उसको रिमूव नहीं किया गया है तब भी वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए एक अच्छा पैरामीटर नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पे, और साथ ही सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और क्वेरी you can call us on our helpline number 7080833450, or you can visit our website www.itlsacademy.com. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.